नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएसआर क्लासेस में। साथियों, हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा के इकाई प्रथम का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने जाना कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है और समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। आप सभी बेसब्री से क्लास की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है, इसलिए हम भी अपने व्यस्तम समय में से आपके लिए समय निकाल के क्लास उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा और जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी इनमें क्या अंतर था, ठीक है। और उसके बाद हम समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप चैनल पहले आप विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और क्लास अच्छी लगे तो अपने अन्य जो भी प्रशिक्षु हैं उनमें हमारी क्लास को शेयर करिए, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लिखा हुआ है बोर्ड पर, जैसा कि आप सभी ने कहा, हमने आप सभी से पूछा भी था पिछली क्लास में कि हम क्लास पे सिर्फ लेक्चर दें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करवाएं, या फिर आपको पूरा नोट्स बनाते हुए ऐसे व्हाइट बोर्ड पे लिख कर नोट्स बनाते हुए चलें। तो आपका रिप्लाई आया कुछ लोगों का, हमें व्हाट्सएप पे भी पर्सनल आया और कमेंट बॉक्स में भी आया कि सर हमें नोट्स बनाना है क्योंकि हम दूर से पढ़ाई करते हैं, तो आप अगर लिख देंगे तो हम नोट्स बना लेंगे। हम कहे ठीक है भाई, जैसे आपकी इच्छा। तो देखिए, हमने लिखा हुआ भी है पारंपरिक व समावेशी उपागम में अंतर। तो आज हम जानेंगे कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली जिसे हम कहते हैं पारंपरिक और वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह है समावेशी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर है कि शिक्षा विषय केंद्रित थी। पारंपरिक उपागम में जो शिक्षा थी वह क्या थी, विषय केंद्रित थी। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा अपने विषय वस्तु पर ही ज़्यादा फोकस करती थी। सिर्फ रटंत विद्या, जो पहले ज़माने में विद्या होती थी वो रटने का काम कराती थी। बालक को पता नहीं है कि दिल्ली कहाँ पर है, बस बालक को ये ज़्यादा जोर दिया जाता था कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली कहाँ पड़ता है, ठीक है, दिल्ली है कि नई दिल्ली, दो जगह है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी वो क्या थी, शिक्षा विषय केंद्रित थी, सिर्फ विषयों का ज्ञान कराया जाता था। आगे देखिए, वर्तमान में जो समावेशी उपागम है, समावेशी शिक्षा प्रणाली है, इसमें क्या है, इसमें शिक्षा बाल केंद्रित है। क्या है, अब बालकों की रुचि, आवश्यकता, ठीक है, उनके अनुसार शिक्षा को मनाया गया है, शिक्षा को प्रदान किया जा रहा है, ठीक। आगे देखिए, दूसरा है बालकों का पृथक्करण करके सीमित सुविधाएं प्रदान होती हैं। बालकों का पृथक्करण कर समझिए। देखिए, किताब तो आपके पास भी है, किताब मेरे पास भी है, लेकिन अगर किताब रखने से ही सभी लोग विद्वान हो जाते या सेव सीरीज पढ़ने से सभी लोग विद्वान हो जाते, तो जो विद्यालय बने हुए हैं बीएड के, वे इतने पैसे लगा करके विद्यालय लोग नहीं जाते खर्च करके अपना, ठीक है, पूरा कीमती समय और उसके बाद जो अन्य खर्च है, इतना पैसा लोग नहीं खर्चा करते, किताब से ही पढ़ लेते। किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझने के लिए उन चीज़ों को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठाने के लिए लोग कॉलेज जाते हैं और क्लास करते हैं, 2-4 घंटे समय बिताते हैं। तो देखिए, कहने का अर्थ यह है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि ये तो हम बुक से पढ़ लेंगे। तो बुक से तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जब परीक्षा में लिखने की बात आएगी तो फिर वो बुक आपकी काम नहीं देगी, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। देखिए, दूसरा है बालकों का पृथक्करण करके सीमित सुविधाएं प्रदान करना। अब पृथक्करण का अर्थ यहाँ पे आप समझिए। पृथक्करण का अर्थ यह है कि बालकों का पृथक्करण यानी बालकों को अलग रख करके उन्हें सीमित सुविधाएं प्रदान करना। सीमित सुविधाओं का अर्थ यह है कि जो बालक शारीरिक दृष्टि से, ठीक है, मानसिक दृष्टि से जो दिव्यांग थे उनकी कक्षाएं अलग चलाना, और जो बालक सामान्य हैं, ठीक है, उनकी कक्षाएं अलग चलाना, यही अर्थ है पृथक्करण का। तो बालकों को अलग अलग करके सीमित सुविधाएं प्रदान, यानी कि जो बालकों को सुविधाएं चाहिए, जैसे जो बालक क्या है आँखों से नहीं देख सकता, उसको सीमित सुविधाएं, यानी कि उसे बस बोल बोल के अ से अनार, आँख बंद किया बच्चा वो, अब वो क्या जाने अनार कैसा होता क्या है, बस अ से अनार रटा देता था। सुविधाएं क्या थी, बहुत ही सीमित थी। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या हुआ कि इसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया जाता है। सभी बालकों को समान अवसर प्रदान करने का मतलब यह है कि अगर कोई सामान्य बालक
जब किताब को देख के पढ़ रहा है तो जो बालक दृष्टिहीन है उसके लिए भी ब्रेल लिपि का विकास किया गया और ब्रेल लिपि के द्वारा उसको पढ़ा जाता है। तो वो भी समान बालकों की तरह ही पढ़ता है। ठीक है, जो बालक थोड़ा बड़ा देख सकता है उसके लिए विशेष लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है कि उसे चश्मा दिया जाता है कि चश्मा पहन के वो पढ़ेगा। ठीक है, मतलब समान बालकों की तरह एकदम। तो ये है समावेशी शिक्षा। तीसरा देखिए अंतर क्या है, शिक्षा दिव्यांगता के आधार पर प्रदान की जाती थी, यानी कि जो बालक जिस प्रकार का दिव्यांग था उसे उस प्रकार की शिक्षा उस समय प्रदान की जाती थी। जैसे कहने का अर्थ यह है कि कोई बालक अगर दृष्टिहीन है तो उसे ऐसा शिक्षा प्रदान किया जाता था कि जो कि वह सिर्फ अपने हाथों से काम कर सके। ठीक है, उसे हस्तकला जो हाथ से जो भी कार्य किया जा सकता है, ठीक है, वो सभी शिक्षा उसको प्रदान की जाती थी। ठीक, जबकि समावेशी में क्या हो गया, देखिए समावेशी में क्या हो गया कि शिक्षा पाठ्यक्रम की दृष्टि से सभी को समान रूप से प्रदान की जाती थी। जो पाठ्यक्रम, अब देखिए यहाँ पर शिक्षा क्या था कि शिक्षा दिव्यांगता के आधार प्रदान की जाती थी कि जो जिस प्रकार का दिव्यांग बालक है वो उस प्रकार का पढ़ाई पढ़ेगा। जिसका जो पैर से विकलांग है, ठीक है, उसे क्या रत्न विद्या सिखाई जाएगी, उसे रटने बोल ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सभी को समान रूप से प्रदान की जाती है। किसकी दृष्टि से? पाठ्यक्रम की दृष्टि से। पाठ्यक्रम का अर्थ यह है कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, उसके आधार पर जो विकलांग जो दिव्यांग बालक है, ठीक है, वह भी वही पढ़ेगा, जो सामान्य बालक है वो भी वही पढ़ेगा। कहने का अर्थ यही है कि मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, दिव्यांग बालक, सामान्य बालक, सभी बालक एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। हमारे बीएड में ही कुछ भाई ऐसे होंगे जो कि दिव्यांग होंगे, तो उनके लिए अलग से सिलेबस है नहीं कि उनके लिए अलग पढ़ाया जाएगा, उनको समावेशी शिक्षा नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ना है। तो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है समावेशी शिक्षा, यह पाठ्यक्रम की दृष्टि से सभी को समान रूप से लेकर के चलती है। आगे देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ें नहीं समझ आए कमेंट करके पूछ लीजिए। और हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। कुछ मित्र हैं जो कि हमें व्हाट्सएप करते हैं, बहुत खुशी होती है कि कम से कम उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के हमें अपने उत्तर देने के लिए काबिल तो समझा। तो इसलिए कोई अगर समस्या हो तो मैं व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आगे देखिए, शिक्षा मात्र कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्राचीन काल में शिक्षा सिर्फ कुछ ही लोगों को प्रदान की जाती थी। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय के लड़कों को प्रदान की जाती थी। जो शूद्र वर्ग के बालक थे, जो शूद्र वर्ग से संबंध रखते थे, उनको शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। जो कि वर्तमान समय में क्या है कि इसमें शिक्षा सभी के लिए है, यानी ऑल, कोई भी बालक हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति धर्म लिंग संप्रदाय का हो, ठीक है, उन सभी को शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे देखिए, शिक्षा व्यवस्था जटिल थी। जटिल का अर्थ यह है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसी चीज़ें समाहित थी जो कि कुछ बालक तो उनको ग्रहण ही नहीं कर पाते थे, उनको सीख ही नहीं पाते थे। ठीक है, और प्राचीन काल में ऐसा क्या जानते हैं कि शैक्षिक जो शिक्षण विधियां थी उनकी भी कमी थी। तो शिक्षण विधियों की कमी होने के कारण ये क्या थी, शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल में जटिल थी, जो पारंपरिक उपागम है पहले का। अब देखिए क्या है, अब शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यवस्था लचीली भी है और क्या है, आसान भी है। लचीली आसान का मतलब क्या है, लचीली मतलब लोचदार, ठीक है, और सरल मतलब आसान। वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था क्या है, सरल है और आसान है। सरल कैसे है, आप घर बैठे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, आप घर बैठे हैं, हम यहाँ खड़े हैं। अब हम शिक्षा का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। आप भी हमसे सीखते हैं और हम भी आपसे कुछ न कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है, संपादित हो रही है। तो क्या है, सरल है कि नहीं है। और लचीली का मतलब क्या है, पहले ज़माने में गुरुजी क्या होते थे, कितना उदाहरण दे करके लंबा तंबा नहीं समझाते थे। पहले क्या था, आए लिखे, एक बार आपने प्रश्न पूछा, एक बार बता दिए, दोबारा अब आपकी पूछने की फिर हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद आपको क्या कहते थे, वो सजा देते थे। ठीक, सजा देते थे, या फिर जो भी यातनाएं हैं वो प्रदान करने लगते थे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लगते थे पीटने के लिए। ठीक, तो बच्चा कहता डर जाता था। अब एक बच्चा जब डर जाता है, अधिकतर आप देखेंगे, देखिए क्लास में जब शोर होता है और एक बच्चे को मार दिया जाता है टीचर क्रोधित होके, तो क्या होता है, अन्य बच्चे भी शांत हो जाते हैं। उसी तरह भय का माहौल बन जाता है। उसी तरह जब एक बच्चा पूछा, उसे गुरुजी का दिमाग गर्म हुआ, मार दिए, फिर दूसरा बच्चा पूछबे नहीं करेगा, हिम्मत हो नहीं करेगी पूछे कि सर इसका क्या होगा। ठीक,
तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है, लचीली है और सरल है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आगे देखिए, शिक्षा सामूहिक रूप से प्रदान की जाती थी। पहले क्या था कि एक शिष्यों का झुंड बनता था, ग्रुपिंग होकर के शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे कि हमारे आश्रम पद्धति थी, ठीक है, उसमें क्या होता था कि शिक्षा ग्रुप बना करके प्रदान की जाती थी बच्चों को, ठीक, टोली बना करके। अब क्या है कि शिक्षा व्यक्तिगत दृष्टि से प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत दृष्टि का मतलब यह है जिस बालक को जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है उस बालक को उस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कहने का मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बालक है, उसको बनना है इंजीनियर, और जो विद्यालय है वह क्या है, वह उसके एरिया में सिर्फ अध्यापक का निर्माण करने वाला विद्यालय यानी कि डीएलएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, और डॉक्टर या इंजीनियर वाला कोई कॉलेज ही नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ठीक है, बी फार्मा वाला कोई कॉलेज ही नहीं है। तो अब वो बालक क्या करेगा, मजबूरी में क्या करेगा, वो सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान जो किया जा रहा है वहीं पे वो जाएगा, वहीं पे वो भी शिक्षक बनेगा, लेकिन वो शिक्षक सफल नहीं बन पाएगा, उसका मन लगा रहेगा इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही, ठीक है। तो यही कहने का अर्थ है कि शिक्षा व्यक्तिगत दृष्टि से प्रदान की जा रही है, जिस बालक को जो आवश्यकता है, उसकी जो रुचि है, उसमें शिक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक है। बात समझ आ रही होगी आपको। स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है, यानी स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, तो मैं सबको रिप्लाई यही दे रहा हूँ इस समय कि देखिए आप सभी अभी थोड़ा इंतजार करिए 2 दिन का, 2 दिन में स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और एग्ज़ाम होगा तो किस आधार पे होगा, कब होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये फर्स्ट सेमेस्टर का, समझ लीजिए कि 70% उम्मीद है कि नहीं होगा, सिर्फ 30% ही उम्मीद है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। और मुझे लग रहा है कि आप सभी को प्रमोट किया जाएगा और सेकेंड सेमेस्टर में जो आप अंक पाएंगे उसी के आधार पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अंक प्रदान किए जाएंगे। हालांकि अभी भी कुछ कहना मुश्किल है, अभी रिपोर्ट आएगी, समिति का गठन किया गया है, समिति जब अपनी रिपोर्ट देगी तो आपको सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए हम बता रहे थे आपको समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, देखिए समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम 6 मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा के जो क्षेत्र हैं इनमें 6 मुख्य बिंदु हैं, हम उन्हीं 6 मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या है इस क्षेत्र में, समावेशी बालकों की समस्याओं का अध्ययन। मैं हेडिंग नहीं दे रहा हूँ और बाकी आप सुन के समझ लीजिए। पहला क्या है, समावेशी बालकों की समस्याओं का अध्ययन। चलिए देखिए समस्याओं का अध्ययन का मतलब क्या है। समावेशी बालक की जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, समस्याओं का मतलब शारीरिक दृष्टि से समस्या, मानसिक दृष्टि से समस्या और बौद्धिक दृष्टि से समस्या। ये शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक इन तीनों दृष्टि से जो समावेशी बालकों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का पता लगाना, ठीक है, क्या करना, पता लगाना, ये है पहला क्षेत्र। दूसरे देखिए, दूसरा हमारा है समस्याओं के संबंध में अनुसंधान करना। क्या करना, अनुसंधान का मतलब है खोज करना। समस्याओं के संबंध में खोज करना।
देखिए हम परीक्षा में जब लिखते हैं तो हमारी भाषा जो होती है वो थोड़ा प्रभावशाली होनी चाहिए, इसलिए हम खोज न करके यहाँ पे हम अनुसंधान शब्द का ही प्रयोग करेंगे। देखिए अनुसंधान का मतलब समझिए, एक होता है सर्च और एक होता है रिसर्च। तो सर्च मतलब वो होता है जब कोई चीज़ को नया हम खोजते हैं तो होता है सर्च, और जब कोई खोजी हुई चीज़ पे हम फिर से सर्च करते हैं, कोई फिर से उसमें नया चीज़ खोजते हैं, उसे बोलते हैं हम रिसर्च। ठीक है, तो ये क्या है, यही कह रहा है कि समस्याओं के संबंध में क्या करना, अनुसंधान करना, यानी कि रिसर्च करना। ठीक, तो देखिए अब क्या है, जो हम पहले क्या करेंगे, बालक के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से जो भी समस्याएं उनके अंदर पैदा हो रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन समस्याओं से ग्रसित हैं, वो क्या करना, पहले उनकी क्या करेंगे, हम उन समस्याओं की खोज करेंगे, और खोज करके क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा क्षेत्र है, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा है कि समावेशी बालकों की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान करना, यानी कि जो भी उन बालकों की समस्याएं हैं उनमें क्या करना, अनुसंधान करना, उनको दूर करने के प्रयासों को खोजना। ठीक, ये अनुसंधान में आएगा कि कौन कौन से हम प्रयास करें कि उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर की जा सके। अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है सर्वांगीण विकास। आप कहेंगे सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है, सर्वांगीण, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि बालक के सर्वांगीण यानी सभी अंगों का विकास करना। क्या करना, सभी अंगों का विकास करना, यानी कि उसे कैसे उसकी भाषा होनी चाहिए, ठीक है, उसके विषय, भाषा तथा समाज का उसे संपूर्ण ज्ञान हो, उसे पूरा ज्ञान हो, ठीक है, तभी बालक का क्या हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। उसका सामाजिक, उसका नैतिक, उसका चारित्रिक, ठीक है, शैक्षिक, सभी स्तरों का जो उसका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तभी उसका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तो समावेशी शिक्षा में क्या आता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना भी शामिल है। आगे देखिए, तो अगला है हमारा चौथा कि बालकों की सहायता हेतु रणनीतियाँ तैयार करना, यानी क्या करना, बालकों की सहायता हेतु रणनीतियाँ तैयार करना। लिख लीजिए इसे भी, बालकों की सहायता हेतु रणनीतियाँ। अब रणनीतियाँ का मतलब ये मत समझिए कि यहाँ युद्ध क्षेत्र में जाना है, मतलब कि जो योजनाएं हैं उनको तैयार करना। अब तैयार करने से ही मतलब नहीं है, योजनाएं तो हमारी सरकार भी हमारे लिए कई सारी निकालती है, लेकिन कितनी योजनाएं धरती तक पहुंचती हो तो आप खुद ही जानते हैं, और पहुंचती भी हैं तो उनका लाभ किनको मिलता है, ठीक है, वो भी आप भली भांति वाकिफ़ हैं। ठीक है, देखिए ये मत सोचिएगा कि हमारी जो क्लास चलती है ये बहुत ही सीरियस क्लास है। भाई जिस एज के आप हैं उससे ही 1 या 2 साल बड़ा या छोटा मैं भी हूँ, तो एकदम आराम से रिलैक्स हो करके मुस्कुराते हुए हमारे साथ अध्ययन करिए, कोई स्ट्रेस नहीं, ठीक है, बिल्कुल। देखिए बीएड जो है ना, ये बीएड समझिए हंस के आप बिता देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, लेकिन जितना सीरियस होंगे उतना ये कठिन लगेगा। आराम से मुस्कुराते हुए चलिए, नहीं समय मैं आपके लिए हमेशा जिंदा हूँ। आप व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। विद्यालय से अच्छा समझाने का प्रयास करता हूँ, कहीं कमी रह जाए तो शिकायत न निकाल के आप सुझाव देने का कष्ट करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए तो बालकों की सहायता है तो रणनीतियाँ तैयार करना। और रणनीतियाँ तैयार करने का मतलब क्या है भैया, रणनीति तैयार का मतलब ये है कि बहुत सारे कार्यक्रम बालकों के लिए बनाए जाते हैं। जो भी हमारे बालक हैं, चाहे वो दिव्यांग बालक हों, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हों, चाहे वो सामान्य बालक हों, सबके लिए क्या होती है, रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। जैसे हमारे जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद कई सारे प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे सुलेख लेखन, उसके बाद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वे नाटक करते हैं, आदि जो भी अपना नृत्य है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इन सभी क्या करना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, ठीक है, यह है बालकों की सहायता है तो रणनीतियाँ तैयार करने के अंदर। ये सब क्या है, ये सब आपके बिंदु हैं, ये सभी समझिए कि आपके क्या हैं, ये सभी आपकी हेडिंग हैं, और हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो रणनीतियाँ तैयार का मतलब कि यानी कि बालक के घर से निकल के विद्यालय पहुँचने से लेकर के उसके
देश के विकास करने हेतु उसका क्या करना, निर्माण करना, ऐसा निर्माण करना कि वह जब घर से विद्यालय पहुँचे तो एक भारत का भाग्य विधाता बन के निकले। और उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसके अंदर की प्रतिभाओं को निकालना होगा। और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम जो है उनको आयोजित करेंगे, जैसे दौड़ हुआ, खेल कूद हुआ, ये सब। उसके बाद स्पेशल स्कूल की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हो गई 4 बिंदु हमारे। 5वां बिंदु क्या है, यह समझिए, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए आजकल जो भी हम खुद ही अपनी बात करते हैं, व्यावसायिक शिक्षा का मतलब क्या है। देखिए यह जो हम बीएड कोर्स करते हैं ये क्या है, यह स्पेशल कोर्स में आता है, ठीक है। बीएड हुआ, एमएड हुआ, ये स्पेशल कोर्स में आता है। क्यों, क्योंकि यह जो है यह आपके व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। ये एक व्यवसाय है। जैसे कि अब आप कौन से व्यवसाय में हैं, तो हम डॉक्टर में हैं, ठीक है। आप किस में हैं, तो हम जो है मैं इंजीनियर हैं। तो आप क्या हैं, हम पेशे से अध्यापक हैं। तो अध्यापक मतलब क्या हुआ कि ये जो है यह व्यवसाय है अध्यापक का, ठीक है। लेकिन इस व्यवसाय में क्या है, बहुत ही इज्जत है। गुरुजी प्रणाम भी करेंगे और आपको समय पे शुल्क भी दे के जाएंगे। खैर वाला की बात है। देखिए तो व्यवसायिक शिक्षा है तो क्या करना, बालकों को तैयार करना, यह भी समावेशी शिक्षा का एक क्षेत्र है। आगे देखिए 6वां हमारा है उच्च शिक्षा भी क्या करना, प्रदान करना। उच्च शिक्षा का मतलब यह है कि उच्च शिक्षा प्रदान करना। उच्च शिक्षा, उच्च अलग रहेगा यहाँ पे, उच्च शिक्षा प्रदान करना। उच्च शिक्षा का मतलब है कम से कम इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 की शिक्षा, 12वीं तक की शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों को प्रदान करना। यही क्या है, यही हमारा है आपका समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। आगे देखिए, अब ये हमने आज यहाँ पे जान लिया कि समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है और समावेशी शिक्षा उपागम और पारंपरिक उपागम में क्या अंतर है। अब अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि समावेशी शिक्षा की क्या भारत में आवश्यकता है, उसके बाद समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। इनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, इन 3 बिंदुओं की, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो एक बार फिर से कर रहा हूँ, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हुई तो जो हमने 3rd यूनिट छोड़ा हुआ है आपके 3rd पेपर की, उसको हम पूरा कराएंगे। आनंद सर भी 1 तारीख से आएंगे आप सभी के बीच में, तो आनंद सर भी अपना सिलेबस पूरा करेंगे। 22 जगह की परीक्षा होती है, तो अगर परीक्षा नहीं होती है तो फिर आपकी क्लासेस सभी कंटिन्यू चलती रहेंगी। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा विदा आप सभी से लेता हूँ। धन्यवाद।